Subscribe this channel Story Stream Audio. एपिसोड एक हैप्पी बर्थडे। रात 11 गहरी काली अंधेरी रात में कोई लखनऊ के सड़कों पर चलते हुए जा रहा है। तभी वह इंसान के चेहरे पर रोशनी पड़ती है। उसे रोशनी में दिखता है उसे इंसान के सफेद लंबे बाल और छाती तक आने वाली सफेद दाढ़ी और फटे पुराने कपड़े और हाथ में एक लकड़ी जिसके सहारे वह इंसान चल पा रहा है। वह इंसान अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखता है। अपने सामने 4 बाइक वाले बहुत स्पीड से आ रहे हैं। वह इंसान उन गाड़ियों को देखकर सड़क के एक साइड चला जाता है। वह गाड़ियां उसे इंसान के पास जाकर रुकते हैं। वह इंसान देखा है उन गाड़ियों पर पूरे 8 लोग बैठे हुए हैं जो शराब के नशे में झूल रहे हैं। उनमें से एक शराबी कहता है, क्या रे बुढ़े, रास्ते के बीच चल रहा तेरा बाप का रोड है क्या? वह इंसान कहता है, नहीं साहब, मैं तो साइड पर जा रहा हूँ। उसे इंसान की बात सुनकर दूसरा शराबी कहता है, अरे बुढ़वे, तू अभी भी झूठ बोल रहा है। तू अभी भी सड़क के बीच में खड़ा हुआ है। हम खुद साइड से जा रहे हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? साइड जल जा। उन शराबियों की बात सुनकर वह इंसान कहता है, साहब, मैं तो अभी भी साइड पर ही हूँ। आप खुद सड़क के बीच है। उसे इंसान की बात सुनकर उन शराबियों में से एक को गुस्सा आ जाता है और कहता है, अरे बुढ़े, तू हमें उल्टा जवाब देता है। कहकर गाड़ी से उतरता है और उसे इंसान के ऊपर लात मार देता है, जिसके वजह से वह इंसान सड़क के कोने में जाकर गिरता है। लेकिन वह शराबी नहीं रुकता है और उसे इंसान के ऊपर अपने हाथों पैरों से मरने लगता है। यह सब देखकर बाकी शराबियां हंसने लगते हैं। तभी उन्हें शराबियों में से एक शराबी देखा है कि वह बूढ़ा आदमी अपने हाथों से खुद को बचाने से बजे अपने कमरे में लटकी हुई पोटली को बचा रहा है। और वह सबसे कहता है कि यह इंसान कुछ छुपा रहा है और सब लोग उसे तरफ देखते हैं और उनको भी दिखता है कि वह इंसान कुछ छुपा रहा है। जो शराबी उसे बूढ़े को मार रहा था वह रुक कर देखता है। उससे वह पोटली चेन्नई की कोशिश करता है, मगर वह जितना भी कोशिश कर ले उसे बूढ़े के हाथों से वह पोटली को छीन नहीं पाता है। और शराबी की हालत देखकर बाकी शराबी उसे पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर उस शराबी को और गुस्सा आ जाता है। एक हाथ से उसे पोटली को पकड़कर दूसरे हाथ से उस बूढ़े आदमी को मारने लगता है। उस बूढ़े आदमी के चेहरे से खून आने लगता है। फिर भी वह बूढ़ा आदमी उस पोटली को नहीं छोड़ता है। उस बूढ़े आदमी की ताकत देखकर बाकी लोग भी आकर उसे मारने लगते हैं। उन शराबियों में से एक अपनी बाइक के हैंडल के पास रखा हुआ रोड निकलता है और उसे बूढ़े आदमी के सर पर मरता है। उस बूढ़े आदमी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। उसे अंधेरे में से उसे बूढ़े आदमी को एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है, उठो चंद्र, वह हम सब का भविष्य है। उसे किसी भी बुरे इंसान के हाथों में नहीं जाने देना है। उठो। वह आवाज सुनकर उसे बूढ़े आदमी ने मानी मन सोचा, नहीं मलिक, मैं आपकी अमानत को सही इंसान के हाथों में ही पहुँच कर रहूंगा। और वह बूढ़ा आदमी जिसका नाम चंद्र है वह उठकर खड़ा होता है, अपने कुर्ते के अंदर हाथ डालता है और एक छोटी सी गोली निकालकर अपने मुंह में रख लेता है। कुछ ही देर में चंद्र के झुकी हुई पीठ सीधी होने लगती है। वह चलते हुए उन शराबियों के पास जाता है और कहता है, मेरी पोटली मुझे वापस कर दो, वरना क्या उखाड़ लेगा? चंद्र के बाद बीच में ही काटते हुए एक शराबी कहता है। उसकी बात सुनकर चंद्र उसे एक थप्पड़ लगता है। वो शराबी उड़ता हुआ जाकर पास के खंभे से जा टकराता है। अपने साथी को ऐसे उड़ते हुए जाकर खंभे को टकराते हुए देखकर बाकी 7 लोग डर जाते हैं। उनमें से एक जाकर उसे इंसान को चेक करता है, वह बेहोश हो चुका है। वह इंसान सबसे कहता है, मारो इस बुढ़े को। सब लोग एक साथ चंद्र के ऊपर हमला कर देते हैं। चंद्र अगले 1 मिनट के अंदर और 6 लोगों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंक देता है और चंद्र चलते हुए उसे खंबे के पास खड़ा हुआ इंसान के पास जाता है जहां वह पहला इंसान गिरा हुआ था। चंद्र को अपने पास आता हुआ देखकर वह शराबी डरते हुए कहता है, मेरे पास मत आना, और चंद्र को वार्निंग देने लगता है, मैं राम दादा का छोटा भाई हूँ।
अगर मेरे ऊपर हाथ गिरा तो राम दादा तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चंद्र उसके सारे बातें नजरअंदाज कर कर उसके सामने जाकर खड़ा होता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, मेरी पोटली। चंद्र की बात सुनकर वह इंसान अपनी पैंट की पॉकेट से पोटली निकालकर चंद्र के हाथों में रख देता है। चंद्र अपने हाथ में उसे पोटली को देखकर उसे कसकर पकड़ता है और उसे इंसान को एक लात मारता है। वह इंसान उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। चंद्र अपनी छड़ी लेकर वहां से चला जाता है। चंद्र के जाने के बाद वह इंसान अपना सर उठाता है, उसे तरफ देखा है जिस तरफ चंद्र गया था, और मनी मन कहता है, तूने राम दादा के छोटे भाई के ऊपर हाथ डाला है। एक बार मुझे ठीक होने दे, बताता हूँ दादा का भाई क्या होता है। और बेहोश हो जाता है। चंद्र चलते हुए थोड़ी दूर चला आता है और एक जगह खड़ा होकर अपने सीने पर हाथ रखकर खांसी लगता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वह पहले से भी और ज्यादा कमजोर देखने लगता है। चंद्र अपना सर उठाकर आसपास देखने लगता है। उसे पास ही में एक हनुमान मंदिर दिखती है। वह अपने लकड़ी के सहारे खड़ा होकर मंदिर के पास जाकर सीढ़ियों पर बैठकर हनुमान जी की मूर्ति को देखने लगता है। कुछ देर के बाद अपने आंखों में आंसू लेकर उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, कोई रास्ता दिखाइए, जैसे अपने प्रभु श्री राम को दिखाया था। मुझे भी किसी की तलाश है, मुझे उसे तक पहुंचाइए। मुझे हमेशा लगता था मलिक की सेवा में मैं भी आप ही के जैसा हूँ, लेकिन आज लग रहा है मैं मेरे मालिक को दिया हुआ वचन पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, और बेहोश हो जाता है। वहीं शहर में राय विलास के अंदर एक आलीशान 3 मंजिला बिल्डिंग 3 आरडी फ्लोर पर अपने बेड पर कोई सो रहा है। सेकंड फ्लोर से तीसरी फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों पर 2 इंसान खड़े हुए हैं, एक मर्द और एक औरत। मर्द के हाथों में एक नाइफ है, औरत के हाथ में एक बॉक्स। वह आदमी अपने वॉच में टाइम देखकर उस औरत को इशारा करता है और वह दोनों ऊपर जाने लगते हैं। जाते हुए वह औरत अपने पति से कहती है, इस बार मिस नहीं होना चाहिए, पिछले 2 साल से हम फेल हो रहे हैं, इस बार नहीं होंगे। वह आदमी अपनी पत्नी से कहता है। वह दोनों वही कमरा के सामने जाकर खड़े होते हैं जिस कमरे में वह इंसान सो रहा है। वह आदमी बिना आवाज के उसे कमरे का दरवाजा ओपन करता है और अंदर झांकने लगता है। कमरे के घने अंधेरे में उस आदमी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वह आदमी अपने फोन के डिस्प्ले स्क्रीन ऑन करता है। स्क्रीन के वजह से थोड़ी सी रोशनी आती है। इस रोशनी में वह दोनों देखते हैं बेड के ऊपर कोई सो रहा है। मैं पकड़ा हुआ बॉक्स को साइड टेबल पर रख देती है और वह दोनों उसे इंसान के अगल बगल में बैठ जाते हैं। वह आदमी फिर से अपना फोन देखता है। 12 ने में सिर्फ 30 सेकंड बाकी है और अपनी वाइफ को देखकर इशारा करता है। कुछ देर के बाद दोनों उल्टी गिनती करते हैं, 5 4 3 2 1 और जोर से चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे। दोनों इतना चिल्लाने के बाद भी वह इंसान सोते रहता है। इन दोनों को शक होता है और उसके ऊपर से चादर निकाल कर देखते हैं, वहां कोई भी नहीं है और सिर्फ पिलो है। तभी पीछे से कोई जोर से चिल्लाता है, आई लव यू मॉम डैड। दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। वहां एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी उम्र 10 से लेकर 11 तक होगी। उसके लंबे घुंघराले बाल और काली गहरी आंखें और सूरज के जैसे चमकता हुआ चेहरा। उसे चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जिसे दुश्मन भी देख ले उसका दिल पिघल जाए। उसे लड़के को वहां देखकर उन दोनों शॉक और सरप्राइज हो जाते हैं। देव भागते हुए जाकर अपने मॉम दाद के गले मिलता है और उनके गालों पर किस कर कर थैंक यू मॉम दाद कहता है। मीनाक्षी राय जो देव की मां है, वह देव के माथे पर किस करके साइड टेबल पर रखा हुआ बॉक्स निकालकर देव के सामने रखती है और उसे ओपन करती है, जिसके अंदर केक है। केक के ऊपर लिखा हुआ हैप्पी बर्थडे देव 11th। देव के पापा जिनका नाम मोहन रॉय है, वह अपने हाथ में पकड़ा हुए चाकू को देव को देते हैं और केक ऊपर कैंडल जलाकर काटने के लिए कहते हैं।
देव केक कट करके पहले पीस अपनी माँ को, दूसरा पीस अपने पिता को खिलाता है और वह दोनों देव को केक खिलाते हैं और ग्रुप हग करते हैं। फिर देव अपने पिता से पूछता है, दाद मेरा गिफ्ट। मोहन राय अपने पॉकेट से चाबियां निकाल कर देव के हाथों में देने लगते हैं। चाबियां को देखकर मीनाक्षी राय अपने पति पर गुस्सा करते हुए कहती है, मेरा बेटा अभी 11 साल का हुआ है, अभी से आप इसे गाड़ियां दिला रहे हैं। अपनी बीवी का गुस्सा देखकर मोहन रॉय घबराते हुए कहते हैं, एक गाड़ियों की चाबी नहीं, रूम की चाबी है। यह बात सुनकर मीनाक्षी राय और भड़कते हुए मेरे बेटे को अभी से मुझसे दूर कर रहे हैं और गुस्से से घूमने लगती है। मीनाक्षी राय का बढ़ता हुआ गुस्सा देखकर मोहन राय हकलाते हुए कहते हैं, नो डार्लिंग, यह तो बस पास वाले कमरे की चाबी है, देव का गिफ्ट उसी में है। अपने पति की बात सुनकर मीनाक्षी राय शांत होती है। इतनी देर से अपने पिता को अपने माँ से डरते हुए देखकर मुंह दबाकर हंसता हुआ देव अपने पिता की आखिरी बात सुनकर उनके हाथों से चाबी लेकर पास वाले कमरे की तरफ भागने लगता है। अपने बेटे को भागते हुए देखकर मीनाक्षी राय पीछे से कहते हैं, रुको बेटा, मैं भी आ रही हूँ, देखो तो इन्होंने क्या गिफ्ट लाए हैं। अपनी बीवी की बात सुनकर मोहन राय वही हड़बड़ा जाते हैं। अपने हाथ में पकड़ी हुई चाबी से पास वाले कमरे का दरवाजा खुलता है और खुशी से उसके आंखें चमक जाते हैं और वह उछलते हुए कहता है, यह तो इस साल की बेस्ट पीसी गेमिंग सिस्टम है। पीछे से उसके पिता कहते हैं, इस साल की नहीं, आने वाले कुछ साल की यही बेस्ट पीसी गेमिंग सिस्टम है। पीछे से उसके पिता कहते हैं, इस साल की नहीं, आने वाले कुछ साल की यही बेस्ट पीसी गेमिंग सिस्टम है। जब वह यह कहकर पीछे पलटते हैं तो वह डर जाते हैं, क्योंकि पीछे उनकी बीवी उन्हीं को नाराजगी से देख रही थी। लेकिन जब मीनाक्षी राय अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखती है तो वह भी शांत हो जाती है और मुस्कुराने लगती है। अपनी बीवी के चेहरे पर मुस्कान देखकर मिस्टर राय भी एक राहत की सांस लेते हैं और देव को समझाते हुए कहते हैं, देव, इस गेम सिस्टम को इस वक्त खेलना मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं इस गेम के साथ साथ इसके लिए एक एआई सिस्टम भी बनवा रहा हूँ। उसे तैयार होने में और 1 दिन का वक्त लगेगा। अपने पिता की बात सुनकर देव पहले तो उदास हो जाता है, फिर एआई सिस्टम का नाम सुनकर खुश हो जाता है। तभी मीनाक्षी रॉय कहती है, रात बहुत हो गई, चलो अब सोने के लिए चले, कल सुबह पूजा के लिए भी चलना है। और तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। इस तरफ चंद्र अभी भी हनुमान जी के मंदिर की सीढ़ियां पर बेहोश पड़ा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वहां एक छोटी सी परछाई आती है जो उछलते कुत्ते चंद्र को देख रही थी। वह परछाई चंद्र को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन चंद्र नहीं हिलता है। इतनी कोशिश के बाद भी चंद्र नहीं हिलने के वजह से उस परछाई को गुस्सा आ जाता है। वह परछाई चंद्र को गुस्से से घूरने लगती है। इस बार चंद्र की लंबी दाढ़ी पकड़कर खींचने लगते हैं, फिर भी चंद्र नहीं जागता है। इतनी कोशिश करने के बाद भी जब चंद्र नहीं जागता है तो परछाई उदास होकर वहीं बैठ जाती है और चंद्र को देखने लगती है। तभी उसे परछाई की आंखों में एक चमक आ जाती है और वह छोटी सी परछाई पास वाले एक नल के पास जाकर अपने हथेलियां से पानी पकड़ने की कोशिश करती है। जब वह परछाई अपनी हथेली में पानी पकड़कर चंद्र के पास आती है तो वह देखती है अपने हथेली में पानी के सिर्फ बूंद बचे हुए हैं और वह चंद्र के चेहरे पर झटक देती है, लेकिन चंद्र फिर भी नहीं जागता है। एक बार फिर वह परछाई पानी लाने के लिए नल के पास जाती है। इस बार भी वह पानी नहीं ला पाती है। वह उदास फिर से चंद्र को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र चंद्र का कमर पर बंधी हुई पोटली पर पड़ती है और वह उस पोटली को निकालने की कोशिश करती है। कुछ देर की कोशिश के बाद वह उस पोटली को निकालने में कामयाब हो जाती है। वह उस पोटली को लेकर नल के पास जाती है और उस पोटली में पानी भरने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पोटली को खोल नहीं पाती, इसीलिए सिर्फ थोड़ा ही पानी उस पोटली में जा पाता है। वह परछाई उस पोटली को लेकर वापस चंद्र के पास आ जाती है।
वह उस पोटली को चंद्र के चेहरे के ऊपर उल्टा लटका देता है, जिसके वजह से उस पोटली में से कुछ खतरे चंद्र के चेहरे पर पड़ने लगते हैं, जिसके वजह से चंद्र के चेहरे के ऊपर मार के वजह से लगे हुए निशान गायब होने लगते हैं। यह सब देख रहा परछाई चंद्र के पेट पर जाकर बैठता है और चंद्र को घूर कर देखने लगता है। कुछ देर के बाद चंद्र को होश आ जाता है, तो डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके वजह से वह परछाई उससे दूर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद चंद्र शांत होने के बाद उसे गौर से देखने लगता है। कुछ देर के बाद चंद्र को होश आ जाता है, तो डर जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है, जिसके वजह से वह परछाई उससे दूर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद चंद्र शांत होने के बाद उसे गौर से देखने लगता है। वह तो सिर्फ एक छोटा सा बंदर था जो उसके पेट पर बैठकर अजीब अजीब चेहरे बना रहा था, जिसे देखकर वह डर गया था, जिसकी वजह से दूर भाग जाती है। थोड़ी देर के बाद चंद्र शांत होने के बाद उसे गौर से देखने लगता है, जिसे देखकर वह डर गया था। जब यह बात चंद्र को समझ आती तो वह बंदर के पास जाने लगता है। चंद्र को अपने पास आते हुए देखकर वह नन्हा सा बंदर घबराकर पेड़ चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह चढ़ पाता उससे पहले चंद्र उसका पूंछ पकड़ लेता है और उसे उल्टा लटका कर उसके हाथों से पोटली छीन लेता है। पोटली हाथ से चले जाने की वजह से उस बंदर को बहुत गुस्सा आता है और चंद्र का दाढ़ी पकड़कर खींचना लगता है, जिसके वजह से चंद्र को दर्द होता है और वह उस बंदर को छोड़ देता है। चंद्र के हाथों से छोड़ते ही वह बंदर उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है और चंद्र को अपनी जीभ बताते हुए छुड़ाने लगता है। चंद्र उस बंदर को गुस्से से घूरते हुए जाकर फिर से सीढ़ियों के ऊपर बैठ जाता है और अपने पेट पर हाथ रखकर उधर इधर देखने लगता है। मनी मन सोचता है, बहुत भूख लग रही, अगर कुछ मिल जाता तो अच्छा होता, और फिर से उस पेड़ की तरफ देखने लगता है, लेकिन वहाँ वह बंदर नहीं है और अपने हाथों पर अपना सर टिक कर सोने की कोशिश करता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसके चेहरे के ऊपर मार के निशान चले गए। वह इसी बारे में सोचने लगता है और अपनी पोटली को चेक करता है और उसे महसूस होता कि पोटली गीली है। चंद्र डरते हुए पोटली चेक करता है, तब वह रात के सांस लेता है जब कंफर्म है कि उसके अंदर की चीज सही सलामत है, और वह सब कुछ याद करने लगता है जो उसके साथ आज रात हुआ था। उसने सोचा था वह गोली लेने के बाद अगली सुबह नहीं देख पाएगा, तभी पीछे से कोई उसे किसी चीज से मारता है। वह डरते हुए पीछे पलट कर देखता है, वहाँ वही छोटा सा बंदर है जिसमें उसे केले के छिलके से मारा था। वह बंदर वहाँ केले खाते हुए चंद्र को चिढ़ा रहा है। उसे बंदर के हाथों में केले देखकर चंद्र के मुंह में पानी आ जाता है और वह केले लेने के लिए उसे बंदर की तरफ जाने लगता है और वह बंदरों केले लेकर झाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और चंद्र को चढ़ाते हुए केले खाने लगता है। यह देखकर चंद्र उदास हो जाता है और फिर से सीढ़ियों के पास जाकर अपना सर अपने हाथों में टिककर सोने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद चंद्र को ऐसा महसूस होता है कोई पीछे से उसे छूने की कोशिश कर रहा है। जब वह पीछे मुड़कर देखा है तो वहाँ वही बंदर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में 2 केले हैं जो वह चंद्र को दे रहा है। भूख की वजह से बिना सोचे चंद्र उस केले को लेकर खाने लगता है। वह बंदर वहीं बैठकर चंद्र को देखने लगता है। चंद्र जब वह 2 केले खा लेता है तो वह बंदर और केले लेकर चंद्र को देता है। खाते हुए चंद्र उसे बंदर से कहता है, शुक्रिया। चंद्र की बात सुनकर वह बंदर अपना सर हाँ में हिलता है। यह देखकर चंद्र शॉक हो जाता है। चंद्र हकलाते हुए पूछता है, क्या तुम इंसानों के बात समझ सकते हो? बंदर फिर से अपना सर हमें हिलाता है। तो चंद्र खुशी से पूछता है, क्या तुम जानती हो मेरी जान किसने बचाई थी? बंदर गर्व से अपनी छाती फूलते हुए अपने तरफ उंगली दिखाता है और चंद्र को इशारों में समझने लगता है कि उसने चंद्र की जान कैसे बचाई।
उसे बंदर की मशक्कत की वजह से थोड़ी देर में चंद्र सब कुछ समझ जाता है। चंद्र वहां से उठने लगता है और उसे बंदर से कहता है, तो फिर मैं चलता हूँ दोस्त, मुझे इस शहर से चले जाना चाहिए क्योंकि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वह शहर में नहीं है मुझे दूसरे शहर में उसे ढूंढना चाहिए। अलविदा कहकर जाने लगता है। चंद्र को जाते हुए देखकर वह बंदर चंद्र के आगे खड़ा होता है और चंद्र के पोटली के तरफ इशारा करते हुए एक दिशा में इशारा करता है। लेकिन चंद्र जाने के जल्दी में उस बंदर के इशारों को समझ नहीं पाता और दूसरी तरफ जाने लगता है। चंद्र को अपने इशारों पर ध्यान न देते हुए देखकर वह बंदर चंद्र के फटे कपड़े पकड़कर खींचना लगता है। चंद्र समझ जाता है कि वह बंदर उसे कहीं ले जा रहा है और उसके पीछे जाने लगता है। वह बंदर उसे बिना रुके 5 किलोमीटर तक चलाकर ले जाता है। उस बंदर के हरकतों के वजह से चंद्र को गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उस बंदर ने उसकी जान बचाई, इसीलिए वह बिना कुछ कहे उसके पीछा करना लगता है। ऐसे ही कुछ देर चलने के बाद चंद्र को दिखता है वहां पास ही में एक शिवजी की मंदिर है। वह बंदर चंद्र को लेकर उसे मंदिर के पास वाले एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। चंद्र उसे बंदर से पूछता है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? चंद्र की बात सुनकर वह बंदर अपनी उंगली से उसे पोटली के तरफ इशारा करता है और ऊपर आसमान की तरफ इशारा करता है, लेकिन चंद्र कुछ भी समझ नहीं पाता है। लेकिन फिर भी वही बंदर के पास रहता है। थोड़ी देर के बाद चंद्र के आंख लग जाती है और वह वही नींद के आगोश में चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड।